वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन हम इन जनरल करेंगे सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स की। सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स को हम हमेशा लास्ट में ओस लगाते हैं, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के लास्ट में ओस लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ग्लूकोज है, फ्रक्टोस है, सुक्रोस है, ठीक है, लास्ट में ये ओस से एंड होते हैं। अब सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, या तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप या फिर कीटो फंक्शनल ग्रुप। अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप रहा तो ऐसे शुगर्स को या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं एल्डोसिस, या ऐसे कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में कह सकते हैं हम एल्डोस। अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, तो उसे हम कहेंगे कीटोस। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो इसे हम कहेंगे एल्डोस। और कीटोस में हमारे पास में फ्रक्टोस एक एग्जांपल है, फ्रक्टोस क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो इसे हम कहेंगे कीटोस शुगर, क्योंकि इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा हम इनके नाम में नंबर ऑफ कार्बन्स भी लगा सकते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन्स दिखाने के लिए हम ग्रीक प्रीफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक कार्बन रहा, दो कार्बन रहे, वैसे एक कार्बन किसी शुगर में तो नहीं रहता। जैसे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन रहे तो हम इसको ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एटसेट्रा से दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो ग्रीक प्रीफिक्स आप लगाएंगे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन दिखाने के लिए, ये ओस से पहले लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ग्लूकोज है, ये एक एल्डो शुगर है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ये एल्डो, यानी एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें। फिर इसमें 6 कार्बन, तो मैं कहूँगा एल्डो हेक्सोस, यानी ओस से पहले मैं हेक्स लगा दूंगा, जो रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें 6 कार्बन है। इस तरह से यहाँ पे जो फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस में कह सकता हूँ ये कीटो हेक्सोस है, यानी इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन है, और ओस का मतलब ये शुगर है, ठीक है। इसी तरह से मैं एल्डो पेंटोस अगर लिखूँगा तो इसका मतलब ऐसे शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 कार्बन है। और कीटो हेक्सोस अगर लिखूँगा तो इसका मतलब शुगर में कीटो फंक्शनल ग्रुप है और उसमें 6 कार्बन है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स का नॉमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं। अब बारी आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट तरीक़ों से की जा सकती है, लेकिन मुझे जो सबसे कन्वीनियंट तरीका लगा मैंने वही यहाँ पे लाया है, और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा या आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। देखो हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के रह सकते हैं। एक रह सकते हैं शुगर्स जो स्वीट इन टेस्ट रहते हैं, और दूसरा नॉन शुगर्स। ये वाले जो है इनको हम सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, और ये वाले जो है ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, नॉन शुगर्स। शुगर्स रहते हैं स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन और सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे शुगर्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स बोलूँगा मैं, या ऐसे सैकराइड्स बोलूँगा जो स्वीट इन टेस्ट रहते हैं, क्रिस्टलाइन रहते हैं और सॉल्युबल इन वाटर रहते हैं, इनको हम शुगर्स कहते हैं। दूसरा जो है नॉन शुगर्स जो टेस्ट लेस रहते हैं, एमॉर्फस रहते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें आते हैं पॉलीसैकराइड्स। पॉली का मतलब रहता है मैनी, यानी जब कोई शुगर बहुत सारे स्मॉल शुगर यूनिट से बनेगा उसको मैं कह सकता हूँ कि ये पॉलीसैकराइड है, या इनको हम पॉलीसैकरोसिस भी कहते हैं। और इन पॉलीसैकराइड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे शुगर्स को। शुगर्स में हमारे पास में दो तरह के शुगर्स रहते हैं। एक रहता है मोनोसैकराइड्स और दूसरा रहता है ओलिगोसैकराइड। मोनोसैकराइड का मतलब रहता है ऐसा शुगर जिसमें एक ही कार्बोहाइड्रेट यूनिट होगा, यानी अगर आप उसको हाइड्रोलाइज करना भी चाहेंगे तो इससे छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स नहीं निकलेंगे, यानी आप इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते इनटू सिंपलर शुगर्स, यानी इससे छोटा कोई शुगर इससे नहीं बनता या नहीं मिलता, ठीक है, हाइड्रोलाइज करने के बाद में। और ऐसे शुगर्स का जो जनरल फार्मूला रहता है
वो होता है CXH2OY। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेप्शंस है भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग जनरल फार्मूला CXH2OY। और ये जो X है ये 3 to 8 कुछ भी रह सकता है, यानी ये ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस और ऑक्टोस तक भी रह सकते हैं। ठीक है, इनमें एग्जाम्पल्स आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोस, राइबोस एट्सट्रा। और इन मोनोसैकराइड्स में फर्दर इनको आप डिवाइड कर सकते हैं एल्डोसिस और कीटोसिस में। जैसे ग्लूकोज एल्डोस है और फ्रक्टोस जो है वो कीटोस है, और ये एल्डो हेक्सोस है, ये कीटो हेक्सोस है। एल्डो हेक्सोस और कीटो हेक्सोस। तो ये रही बात मोनोसैकराइड्स की। अब बारी आती है ओलिगोसैकराइड्स की। ओलिगोसैकराइड का मतलब रहता है ऐसा शुगर या मैं कहूँगा ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बना होगा छोटे छोटे यूनिट्स से, लेकिन उन यूनिट्स की तादाद 2 से लेके 10 तक रहती है। यानी अगर हम एक ओलिगोसैकराइड को ब्रेक करेंगे तो वहाँ से 2 से लेके 10 तक मोनोसैकराइड्स निकल सकते हैं, या अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो वहाँ पे 2 से लेके 10 यूनिट्स तक निकल सकते हैं। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ ओलिगोसैकराइड्स और दोज सैकराइड्स और शुगर्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकराइड्स। इनमें डाइसैकराइड भी हो सकता है, यानी जिससे जो 2 शुगर यूनिट्स का बना रहता है। फॉर एग्जांपल सुक्रोस है हमारे पास में, या माल्टोस है, लैक्टोस, ये 2 शुगर यूनिट्स के बने रहते हैं। इस तरह से हमारे पास में ट्राइसैकराइड भी हो सकता है, जिसमें 3 शुगर यूनिट्स होंगे, सिंपलर शुगर, या 3 मोनोसैकराइड्स होंगे। तो सिंपली बोल सकता हूँ मैं ओलिगोसैकराइड का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो बना होगा 2 से लेके 10 तक के मोनोसैकराइड्स का, यानी जिससे 2 से लेके 10 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस हो सकते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, उसको हम कह सकते हैं ओलिगोसैकराइड। उसमें मैंने आपको बताया डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा और ऑक्टा, नोना और डेका जो सैकराइड जो रहते हैं, इन सब को हम कहते हैं ओलिगोसैकराइड्स। ठीक। अब दूसरी बात, शुगर्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स एंड रिड्यूसिंग शुगर्स। देखो, रिड्यूसिंग शुगर्स उन शुगर्स को कह सकते हैं जो एक्ट करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिनमें कैपेबिलिटी होगी टू रिड्यूस सब्सटेंसेस। किसको रिड्यूस करेंगे? ये रिड्यूस कर सकते हैं टॉलरेंस रिएजेंट को, फैलिंग सोल्यूशन को, या बेनेडिक्ट रिएजेंट्स को। ऐसे शुगर्स को कह सकते हैं हम दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। जितने भी मोनोसैकराइड्स हैं वो सब के सब मोनोसैकराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, और मोस्ट ऑफ डाइसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। लेकिन कुछ डाइसैकराइड्स ऐसे हैं जिनमें रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, यानी जो एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं कर सकते, जो फैलिंग सोल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट या बेनेडिक्ट रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते। उनमें एक आता है सुक्रोस, इनको याद रखना, और ट्रीहेलोज, दीज आर एक्सेप्शंस, यानी ये डाइसैकराइड्स हैं लेकिन रिड्यूसिंग नहीं है। अब बात आती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स उन शुगर्स को कहते हैं जो फैलिंग सोल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट या बेनेडिक्ट रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते, जिनमें रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। अब इनमें तमाम जितने भी पॉलीसैकराइड्स आते हैं वो आते हैं एज, उनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में क्लासिफाई करते हैं, यानी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। सभी के सभी पॉलीसैकराइड्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। इसी तरह से डाइसैकराइड्स में सक्रोस और ट्रीहेलोस, दीज आर आल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ये भी एज रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलीसैकराइड्स को। हमने मोनोसैकराइड्स को देखा, ओलिगोसैकराइड्स को देखा, दोनों को हम शुगर्स में कंसिडर करते हैं बिकॉज दीज आर स्वीट इन टेस्ट। अगर हम पॉलीसैकराइड्स की बात करेंगे तो पॉलीसैकराइड्स को हम पॉलीसैकरोसिस भी कहते हैं, और पॉलीसैकराइड का मतलब रहता है ऐसा सैकराइड, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट से या मोनोसैकराइड से बना होगा, जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड्स होंगे, उसको हम कह सकते हैं पॉलीसैकराइड। अगर पॉलीसैकराइड को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो अपॉन
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यानी अगर ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होगा तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स निकलेंगी। लेकिन अगर हम इसका पार्शल हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी आधी हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिक्सचर मिलेगा मोनोसैकेराइड्स का और ओलिगोसैकेराइड्स का। तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ मोनोसैकेराइड्स भी बनेंगे, डाइसैकेराइड्स भी, टेट्रा भी, पेंटा भी, हेक्सासैकेराइड्स भी बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो पॉलीसैकेराइड्स रहते हैं इनका एक जनरल फार्मूला रहता है, यानी एक जनरल फार्मूला से इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दैट जनरल फार्मूला इज C6H10O5N, ठीक है। यानी ऐसा एक यूनिट जो है ना वो n टाइम्स रिपीट होगा, लेकिन n जो होगा, ऐसे यूनिट जो होंगे ना वो 10 से ज़्यादा होने चाहिए उसमें, उस शुगर में, सॉरी उस कार्बोहाइड्रेट में, तभी हम उसको पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं, ठीक। अगर आप पॉलीसैकेराइड्स में बेस्ट एग्जांपल्स देखेंगे तो आपके पास में स्टार्च, सेलुलोज या ग्लाइकोजन एक्सेट्रा जो है, दीज आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, या इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब रहता है जिसमें एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सेलुलोज और स्टार्च की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ ग्लूकोज यूनिट्स ही रहते हैं, जबकि अगर आप इन्युलिन की बात करेंगे तो इन्युलिन में आपको एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड्स नहीं मिलेंगे, इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। तो ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड्स से बने हुए रहते हैं उनको हम कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स, और जो मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स से बने हुए रहते हैं ऐसे पॉलीसैकेराइड्स को हम कहते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो आज का लेक्चर यहीं तक। मैं इनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और आपको बात इजीली समझ में भी आ जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।